तेजस्विनी अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के बाद रूम में सोने के लिए जा ही रही थी कि तभी किसी ने अचानक उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे एक रूम में ले गया और रूम को लॉक कर उसे डोर से सटाकर उसके नरम मुलायम होठों पर अपने तपते सख्त होठों को रख उसे किस करने लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि तेजस्विनी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब तेजस्विनी ने उस इंसान की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो अपने एक हाथ को उस इंसान के सीने पर उसे खुद से दूर करने लगी, पर उस इंसान को हिला भी नहीं पाई। कुछ देर बाद जब तेजस्विनी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर उस इंसान ने तेजस्विनी के होठों को आज़ाद किया। अब दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। आप यहाँ आप यहाँ मुझे लेकर क्यों आए? छोड़िए मुझे। तेजस्विनी ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए सामने खड़े इंसान की तरफ देखकर हकलाते हुए कहा, फिर खुद को उससे छुड़ाने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे यानी कि राजवीर खुराना से खुद को छुड़ा पाओगी? तुम क्या मुझसे अब बच पाओगी? राजवीर ने तेजस्विनी को खुद के और करीब करते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहा। देखिए प्लीज़, उस रात जो भी हुआ उसके लिए मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांग ली है। अब प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करिए। तेजस्विनी ने राजवीर की तरफ देखकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? राजवीर ने तेजस्विनी की आंखों में देखते हुए उससे कहा। देखिए, अगर आप नहीं माने तो मैं जीजू से जाकर आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। तेजस्विनी ने राजवीर को धमकी देने के अंदाज में कहा। और क्या बताओगी कि उस रात क्या किया था तुमने, और फिर मैंने क्या किया, ये सब बताओगी? कोई नहीं, चलो अभी चलकर साथ में बताते हैं। राजवीर ने तेजस्विनी को सब याद दिलाते हुए कहा, फिर उसके हाथ को पकड़कर चलने को कहा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी, पर आप क्या चाहते हो मुझसे? तेजस्विनी ने राजवीर को रोकते हुए उदास होकर कहा। यही कि तुम मेरी बन जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। राजवीर ने अपने मन की बात तेजस्विनी के सामने रख दी। तेजस्विनी राजवीर की बात सुन आंखें फाड़े उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। राजवीर तेजस्विनी का जवाब सुने बगैर उसकी कमर को पकड़ अपनी तरफ किया और तुरंत उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। रुद्र का रूम। परी बेड पर उदास होकर बैठी थी कि तभी रुद्र वॉशरूम से सावर लेकर बाहर आया। परी ने एक बार रुद्र की तरफ देखा, फिर वापस से वैसे ही मुंह बनाकर बैठ गई। रुद्र ने परी की आंखों में नमी देखी तो तुरंत उसके पास गया और उसके पास बेड पर बैठकर उसकी तरफ प्यार से देखने लगा। क्या हुआ एंजल, तुम अभी भी सबके बारे में सोचकर उदास हो? रुद्र ने परी के छोटे से मासूम चेहरे को अपने दोनों हाथों से लेकर प्यार से कहा। हाँ, मुझे आज छोटी से मिलकर सबकी और भी ज़्यादा याद आने लगी है। परी ने रोते हुए रुद्र से कहा। तुम ऐसे मत रो, हम बहुत जल्द सबसे मिलेंगे। रुद्र ने परी को अपनी सीने से लगाते हुए कहा, फिर प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। सच्ची? हम जल्दी ही मिलने चलेंगे? परी ने खुश होकर अपनी चमकती हुई आंखों के साथ रुद्र की तरफ देखकर कहा। हाँ। रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए बस एक वर्ड में जवाब दिया। अच्छा, अब तुम यूँ रोना बंद करो। पता है, जब तुम रोती हो तो तुम्हारा पूरा चेहरा लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं और तुम बिल्कुल बदरिया लगने लगती हो। रुद्र ने परी को चिढ़ाते हुए उसके नाक पर टैप करते हुए कहा। क्या मैं आपको बदरिया लगती हूँ? मेरे नाक टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं? फिर टमाटर को तो खाया जाता है, तो कल को आप कहेंगे कि आपको ये टमाटर खाना है। हम सही बोले ना? परी ने गुस्से से अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी बनाकर रुद्र के सीने पर मारते हुए कहा। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ये लाल टमाटर नाक नहीं, बल्कि तुम्हें पूरा का पूरा खाने का मन करता है। रुद्र ने परी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए अपने मदहोश कर देने वाले आवाज में परी से कहा। ये सुनते ही परी को अपने अंदर एक गुदगुदी सा महसूस हुआ। रुद्र तुरंत परी को खींचा और उसके हल्के गुलाबी गालों को काट लिया। फिर जल्दी से परी को अपने साथ बेड पर लिटाकर उसे उसकी कमर से अच्छे से पकड़कर उसके सिर को अपने सीने पर रखकर सो गया। कुछ देर बाद परी भी रुद्र की बाहों में आराम से सो गई। शिवाय का विला। कनक और शिवाय विला पहुंचकर सीधे रूम में गए। कनक वॉशरूम में जाकर कपड़ा चेंज कर नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर आकर लेट गई। 2 दिनों से शिवाय उससे बात नहीं कर रहा था। वो आज शिवाय को मनाने वाली थी। उसे शिवाय का उससे नाराज़ होना अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात उसे भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, पर फिर भी आज वो उसे मनाने वाली थी। कुछ देर बाद शिवाय चेंज कर वॉशरूम से आया तो वो कनक को बेड पर सोए देख धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा।
सिवाय को बेड की तरफ आता देख कनक को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब सिवाय उससे कुछ तो बोलेगा, पर सिवाय बेड के पास आकर कनक के बगल में रखे पिलो को लेकर सोफे की तरफ सोने के लिए चला गया। सिवाय को ऐसा करते देख अब कनक को गुस्सा आने लगा। ये हार्टलेस इंसान बहुत बुरा है, एक बार भी मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं कब से इन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं, इनको तो अपने घमंड में रहना है। अब मैं भी इनसे बात नहीं करूँगी। कनक ने सिवाय पर गुस्सा करते हुए अपने मन में कहा, फिर ब्लैंकेट ओढ़कर गुस्से में बेड पर लेट गई। दूसरी तरफ सिवाय सोच रहा था कि कनक उसे मनाने आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो भी गुस्से में सो गया। कुछ देर बाद कनक अपने ब्लैंकेट को नीचे कर सिवाय की तरफ देखी तो सिवाय सोफे पर ही बहुत ही अजीब तरह से सोया था। उसकी हाइट काफ़ी बड़ी थी, जिस कारण उसके पैर सोफे से बाहर आ रहे थे, और टेढ़े सोने के कारण उसके बैक में भी सुबह तक पेन हो सकते हैं। कनक को यह सब सोच सिवाय के लिए बुरा फील हुआ। सुनिए सुनिए, क्या आप सो गए हैं या जग रहे हैं? कनक सिवाय के पास जाकर अपनी एक उंगली से उसके हाथ पर पोक करते हुए उससे पूछा। नहीं, मैं जग नहीं रहा हूँ, सो गया हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। सिवाय ने उसी तरह अपनी आंख बंद किए हुए कहा। अच्छा, आप सो गए? हे भगवान, अब क्या करूँ मैं? ये तो बोल रहे हैं कि सो गए हैं। कनक ने सिवाय की बात सुन खुद के सिर को खुश सहलाते हुए कहा, फिर बेड पर वापस से जाकर सो गई। ओफो, ये लड़की कितनी पागल है। इसको ये भी नहीं पता कि जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जग रहा हूँ, और मुझे भी पूरी दुनिया में इसी से प्यार करना था। सिवाय खुद के सिर पर मारते हुए मन में कहा। करीब आधे घंटे बाद सिवाय को जब लगा कि कनक सो गई है तो वो धीरे से सोफे पर से उठकर बेड पर गया और दूसरे साइड लेटकर कनक को उसके बैग से पकड़कर अपने सिर को उसके कंधे में छुपाकर आराम से सो गया। सिवाय के ऐसा करने पर नींद में ही कनक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। एक बड़े से कमरे में एक लड़का दीवार पर लगी खूबसूरत लड़की की तस्वीर को अपने हवस भरी नज़रों से एकटक देखे जा रहा था। इस वक्त उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी और शराब की बहुत सी खाली बोतल जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। आखिर कितना तड़पाओगी बेबी डॉल? अब और ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम्हें छूने का, तुम्हें अपना बनाने का बहुत मन कर रहा है। वो आदमी दीवार पर लगी उस खूबसूरत लड़की की फोटो को देखकर नशे में अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा। तभी उस लड़के के मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। ओह, रुद्र सिंह राठौर, तुम हो जो मेरी बेबी डॉल को मुझसे बार बार दूर कर रहे हो। उस लड़के ने मैसेज में एक फ़ोटो को देखते हुए कहा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो लड़की कौन है। हाँ, वो लड़की कोई और नहीं, हमारी परी है। और जो फ़ोटो उस लड़के के मोबाइल में आया है, ये तब की फ़ोटो थी जब रुद्र परी को उसके कॉलेज से अपनी गोद में उठाकर घर ले जा रहा था। रुद्र सिंह राठौर, तुम कभी भी मेरी बेबी डॉल को मुझसे दूर नहीं रख सकते। तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं सकते। लगता है तुम्हें 20 साल पहले का सब याद दिलाना होगा। एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और इस बार भी तुम्हारी हार होगी। उस लड़के ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए रुद्र की फोटो को देखकर खुद में बोला, फिर ये कहकर तेज तेज किसी शैतान की तरह हंसने लगा। अगली सुबह रुद्र के हमेशा की तरह आज भी उसकी नींद सुबह के 5 बजे ही खुल गई। उठते ही रुद्र की नज़र अपने बगल में आराम से सो रही अपनी एंजल पर गई। परी सोते हुए किसी खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। रुद्र अपनी परी को प्यार भरी नज़रों से देखता है, फिर उसके सिर को प्यार से चूमकर एक्सरसाइज करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद रुद्र वापस रूम में आकर उसी से वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। आधे घंटे बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त रुद्र फॉर्मल कपड़ों में था क्योंकि आज संडे था और आज सभी की छुट्टी थी। रुद्र परी के पास बेड पर जाकर उसके बगल में लेट गया, फिर उसके मासूम से चेहरे को बहुत ही प्यार से निहारने लगता है। रुद्र की नज़र परी की सॉफ्ट होठों को देखकर उसे अपने होठों से छूने का मन करने लगा। तो जैसे ही वो परी के होठों की तरफ बढ़कर उसके होठों को अपने होठों से छूने वाला होता है, वैसे ही रुद्र का मोबाइल बजने लगता है। पहले तो रुद्र उसे इग्नोर करना चाहा, पर बार बार बजने से रुद्र ने सोचा कि कहीं परी की नींद ना खराब हो जाए, तो वो अपना मोबाइल लेकर जल्दी से बालकनी में चला जाता है। बालकनी में जाकर रुद्र अपना मोबाइल चेक करता है तो कॉल उसके मेंशन से उसकी दादी का आ रहा था। वो जल्दी से कॉल पिक कर लेता है। हेलो जी दादी, कैसी हैं आप? रुद्र कॉल पिक करते ही अपनी दादी से बोला, परी, मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया
और तुम मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझे? रुथ की दादी ने रुथ की बात को पूरी तरह इग्नोर कर उसे डांटते हुए बोली। दादी, वो मैं बताने वाला था आपको। रुथ दादी को शांत कराने की कोशिश करते हुए इतना ही बोल पाया। क्या बताने वाले थे आप? हाँ बोलो, क्या बताने वाले थे? वो तो हमें मेरे प्यारे पोते आदि ने सब बताया। नहीं तो आप तो हमें कुछ बताने वाले नहीं थे, दादी ने रुथ को फिर से डांटते हुए बोली। आदि का नाम सुनते ही रुद्र मन ही मन आदि को कोसने लगा। अगर अभी आदि उसके सामने आ जाता तो रुद्र उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अच्छा, अब कैसी है मेरी बच्ची? ठीक तो है ना? दादी ने परी की चिंता करते हुए थोड़ा शांत भाव से पूछी। जी दादी, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, रुद्र ने दादी के सवालों का जवाब देते हुए कहा। कैसे फिक्र ना करें? जब तक वो आपके साथ है तो फिक्र करना ही पड़ेगा मुझे, दादी ने रुद्र से नाराज होते हुए कहा। अच्छा ऐसा करो, आज आप सभी यहाँ मेंशन आ जाओ, दादी ने रुद्र को लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। ठीक है दादी, हम आज दोपहर तक आते हैं आपसे मिलने, रुद्र ने दादी की बात मानते हुए धीरे से कहा। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, वैसे मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ जिसने भी बुरा करने की कोशिश की है, ये पता चल पाया कि नहीं? दादी ने रुद्र के कॉल कट करने से पहले ही उससे सवाल किया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, वो चुप ही रहा। तो दादी उसके कुछ ना बोलने का मतलब सब समझ गई। आपके दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं कि आप एक नंबर के नालायक हो, किसी काम के भी नहीं हो, एक काम भी पूरा नहीं कर पाते हो, दादी रुथ के कुछ ना बोलने पर उसे डांटते हुए बोली। दादी तो आज मानो सुबह सुबह ही रुथ जी की क्लास लेने लगी थी, उसे डांटते हुए बस बोले ही जा रही थी और बेचारा रुथ चुपचाप अपनी दादी की डांट सुन रहा था और मन ही मन आदि को कोस रहा था। किसी भी तरह जल्द से जल्द सब पता करिए आप, और हाँ, जिस किसी ने भी ये किया हो उसे पकड़कर ऐसी सजा दो कि उसकी रूह तक कांप जाए। आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई राठौर खानदान की बहू को हाथ लगाने की? दादी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए रुथ को ऑर्डर देते हुए कहा। वैसे तो दादी बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, पर जब बात उनके परिवार की आती है तो वो उतनी गुस्से वाली हो जाती हैं। वो अच्छों के साथ बहुत अच्छी हैं, पर बुरे लोगों के साथ उतनी ही खतरनाक। हाँ दादी, रुद ने दादी के ऑर्डर को मानते हुए बस इतना ही कहता है। मुझे पता है मेरा पोता सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा, दादी ने इस बार रुद की तारीफ करते हुए कहा। रुद ने इस बार कुछ नहीं कहा, वो समझ गया कि उसकी दादी कितनी चालाक है। उन्हें अच्छे से पता है कि सामने वाले को कैसे डील करते हैं। कुछ देर और बातें करने के बाद रुद ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद रुद ने एक गहरी सांस ली। इस वक्त उसे भी उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उसकी प्यारी एंजल को हाथ लगाने की हिम्मत की थी। गुस्से से उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। वो बालकनी से ही रूम में बेड पर आराम से सो रही परी की तरफ देखा, फिर खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो रूम में आया। रुद दीवार पर टंगे घड़ी की तरफ देखा जहाँ 8 बज रहे थे। रुद परी के पास जाकर प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। उठ जाओ एंजल, अब काफ़ी सुबह हो गई है, रुद प्यार से परी को जगाते हुए बोला। नहीं, आज तो संडे है, सोने दीजिए मुझे, परी बेड पर ही कसमसाते हुए रुद को मना करते हुए बोली। उठ जाओ एंजल, हमें मेंशन भी जाना है, दादी ने हमें बुलाया है। रुद परी के कानों के पास जाकर अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए बहुत ही प्यार से परी से कहा। क्या, दादी ने बुलाया है? परी ने रुद की बात सुन तुरंत उठकर बैठते हुए अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। हाँ। परी के अचानक ऐसे उठने पर रुद हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए सिर्फ इतना ही कह पाया। तो ठीक है, मैं फिर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आज मैं दादी से छुट्टी को भी मिलवाऊंगी। परी खुश होकर रुद के गालों पर किस करते हुए जल्दी से बेड से उठते हुए कहा और फिर तुरंत जल्दी से वॉशरूम में चली गई। रुद बस हैरान परी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। अचानक उसके हाथ अपने गाल पर गए जहाँ परी ने उसे अभी किस किया था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। पागल लड़की, एक दिन मुझे ये सच में मार ही डालेगी, रुद अपने गालों पर हाथ रखे हुए खुद में बोला। रुद अपने गालों पर हाथ रखे हुए खुद में बोला। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए आ गए। जहाँ तेजस्विनी थोड़ी थकी हुई लग रही थी, वहीं राजवीर का चेहरा खुशी से चमक रहा था। परी ने तेजस्विनी को बहुत ही ध्यान से देखा। छोटी, क्या तुझे रात में अच्छे से नींद नहीं आई? परी ने तेजस्विनी के थके हुए चेहरे को देखते हुए उससे पूछा। भाभी, मुझे लगता है आपकी सिस्टर को रात में यहाँ के मच्छरों ने सोने नहीं दिया है। लगता है मच्छरों को आपकी सिस्टर का खून कुछ ज़्यादा ही मीठा लगा। तेजस्विनी के कुछ बोलने से पहले ही आदि तुरंत बोल पड़ा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे तुम?
और हाँ दी, वो तो आप तो जानते ही हो कि नई जगह पर मुझे जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए लेट रात में मुझे नींद आई है। तेजस्विनी आदि की बात को काटते हुए परी से कहा, अच्छा ऐसा है तो ये आपके गाल पर जो रेड निशान है वो किस चीज़ का है? आदि ने तेजस्विनी के गले पर बने लव बाइट के निशान को देखकर उसे अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा। परी भी रुद्र की बात सुन तेजस्विनी की तरफ अपनी शक भरी निगाहों से देखने लगी। वो ये तो एक बड़ा सा कीड़ा मेरे रूम में घुस गया था, वही काट लिया है। तेजस्विनी ने एक नज़र राजीव की तरफ गुस्से से देखकर अपने दांत पीसते हुए परी से अखलाते हुए कहा। आदि अपनी सीट से उठते हुए तेजस्विनी के गले पर बने निशान को गौर से देखने के लिए उसकी तरफ झुका। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? तेजस्विनी आदि को खुद की तरफ झुकते हुए देखकर उससे गुस्से से उसे दूर करते हुए पूछी। अरे यार, मैं तो ये देख रहा था कि आखिर कौन सा कीड़ा है जिसके दांत इतने बड़े हैं, जिस कारण तुम्हारे गले पर इतना बड़ा निशान बन गया। आदि ने तेजस्विनी को समझाते हुए कहा। आह, बंदर कहीं के, कहाँ फंस गई मैं? तेजस्विनी गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधे हुए अपने मन ही मन में कहा। राजवीर को तेजस्विनी की हालत देख अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। वहीं तेजस्विनी राजवीर को गुस्से से अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। वहां डाइनिंग टेबल पर किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि राजवीर और तेजस्विनी के बीच कुछ चल रहा है, पर वहीं कोई था जो सब समझ गया था। किसी की तेज नजरों ने सब कुछ देख और समझ लिया था। राठौर मेंशन हॉल में दादी और दादाजी बैठकर बातें कर रहे थे, पर दादी जी की नज़र बार बार मेन डोर की तरफ ही जा रहा था, जैसे वो किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे भगवान, अगर तुम नहीं भी देखोगी तब भी वो लोग रास्ता नहीं भूलेंगे, और तुम्हारे बार बार ऐसे देखने से वो सब जल्दी तो नहीं आ जाएंगे। दादाजी ने दादी जी को बार बार डोर की तरफ देखता पाकर उनसे कहा। अच्छा जी, सच में मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ जो मुझे आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए। दादी जी ने दादाजी को ताना मारते हुए कहा। दादी जी और दादाजी में अक्सर ही ऐसे छोटे मोटे नोक-झोंक होते रहते हैं, और आज भी उन लोगों में वापस से बहस शुरू हो गई थी। अचानक बहुत सी गाड़ियां आकर राठौर मेंशन के सामने रुकी। उन सारी गाड़ियों के बीच में जो एक सबसे बड़ी गाड़ी थी, उस गाड़ी में रुद्र और परी बैठे थे। गार्ड जल्दी से दौड़कर आया और रुद्र के सामने वाला डोर ओपन किया। गार्ड के डोर ओपन करने पर रुद्र कार से बाहर आया। फिर रुद्र परी के सामने अपना एक हाथ आगे किया तो परी भी रुद्र के हाथ को पकड़कर बाहर आ गई। रुद्र के पीछे वाली कार में से राजवीर और तेजस्विनी बाहर आए। बाहर आने पर तेजस्विनी राजवीर को घूर कर देख रही थी, और वहीं राजवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। रुद्र परी को अपने साथ लेकर मेंशन के अंदर चला गया, और उन्हें उनके पीछे पीछे राजवीर और तेजस्विनी भी अंदर आ गए। दादी जी, दादाजी, मैं आ गई, आप सब कैसे हो? परी अंदर पहुंचते ही रुद्र का हाथ छोड़ हॉल में बैठे दादाजी और दादी जी की तरफ देखकर उनसे बोली और भागकर उनके पास चली गई। अरे मेरी बच्ची आ गई, कैसी है तू? दादी जी ने प्यार से परी के सिर पर अपने हाथ को फेरते हुए पूछा। दादी जी परी को बड़ी ध्यान से देख रही थी कि कहीं उसको चोट तो नहीं आई। अरे दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं कोई भी चोट नहीं आई है, परी ने खुश होकर दादी जी के गले लगते हुए कहा। वो दादाजी के पास गई तो दादाजी ने भी अपने हाथ परी के सर पर रख उसको प्यार से सहलाया। रुद्र दूर से खड़ा होकर सब कुछ बस देखे जा रहा था कि कैसे परी यहाँ पहुँचते ही उसे पूरी तरह से भूल गई। राजवीर रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्र ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली, इसलिए वो अपने रूम की तरफ चला गया। दादाजी, दादी जी, ये मेरी छोटी बहन तेजस्विनी है। परी ने अपनी बहन को दादाजी और दादी जी से मिलाते हुए कहा। तेजस्विनी ने दादाजी और दादी जी को प्रणाम किया। दादाजी, दादी जी तेजस्विनी को मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखते हैं। राजवीर वहीं रखे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। ये मेरा छोटा पोता आदि कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है? दादी जी ने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखते हुए पूछा। वो दादी जी, आदि को ना अचानक ऑफिस के काम से जाना पड़ गया है, वरना वो भी हमारे साथ ही आने वाला था। परी ने मासूम सी शक्ल बनाकर दादी जी को देखते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, उससे मैं बाद में मिल लूँगी। दादी जी ने परी के गालों को सहलाते हुए प्यार से कहा। फिर सभी बैठकर बातें करने लगे। राठौर इंडस्ट्रीज आदि अपने केबिन में परेशान सा बैठा था, और उसके टेबल पर चारों तरफ फाइलों के ढेर लगे हुए थे। आदि के सामने रूथ का असिस्टेंट ओजस बेचारा सा मुंह बनाकर खड़ा हुआ आदि को ही देखे जा रहा था। ये मैं इतनी सारी फाइलों को
आज भर में कैसे पूरा करूँगा। आदि ने अपने सर पर हाथ रखकर ओजस की तरफ देखकर कहा। सॉरी आदि सर, लेकिन बॉस का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको ये सारी फाइलें आज ही कंप्लीट करनी है। ओजस ने आदि को रुद्र का ऑर्डर सुनाते हुए कहा। क्या पूरे 1 साल से किसी ने कोई काम नहीं किया है इस कंपनी में, जो मुझे इतनी सारी फाइलें एक साथ करने के लिए मिल गया। आदि ने सारी फाइलों को ढेर देखते हुए ओजस से पूछा। हेलो भाई, इतने सारे काम में नन्ही सी जान एक दिन में कैसे पूरा करूँगा। क्या आपको अपने इस छोटे से प्यारे से क्यूट मासूम भाई पर जरा भी तरस नहीं आता। आदि ने बच्चों जैसे मुंह बनाकर रुद्र को फ़ोन लगाकर उससे कहा। ये तो तुम्हें दादी को परी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने से पहले सोचना चाहिए था। अभी तो एक छोटी सी पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, रुद्र ने अपने कोल्ड वॉइस में आदि से कहा। आदि समझ गया कि रुद्र उससे बदला ले रहा है। जो उसने दादी को सब कुछ बता दिया, उसी का बदला रुद्र उससे ले रहा है। अब वो सोचने लगा कि कैसे खुद को बचाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। भाई, आपको ये डर नहीं कि मैं दादी से आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। आदि ने रुद्र को डराने की कोशिश करते हुए उससे कहा। ओजस को फ़ोन दो। रुद्र ने आदि की बात को इग्नोर करते हुए उसे अपने डीप वॉइस में कहा। आदि ये सोचकर खुश हो गया कि उसका भाई उसकी धमकी से डर गया। वो खुद को शाबाशी देने लगा। आदि खुश होकर ओजस की तरफ अपने फ़ोन को देकर आराम से चेयर पर अपने सिर को टिकाकर बैठ गया। आदि की पनिशमेंट डबल कर दो और टाइम पीरियड भी कम कर दो, रुद्र ने अपने कोल्ड वॉइस में ओजस से कहा। फिर बिना कुछ सुने कॉल कट कर दिया। क्यों, क्या बोले भाई, डर गए ना मुझसे। मेरी सारी पनिशमेंट ख़त्म करने के लिए कहा है ना। आदि ने एटीट्यूड से अपने शर्ट के कॉलर को ऊंचा करते हुए कहा। ओजस की तरफ देखकर एटीट्यूड में कहा और फिर अपनी कार की चाबी लेकर चेयर पर से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। सर ने आपकी पनिशमेंट डबल करने के लिए कहा है और साथ में टाइम पीरियड भी कम करने के लिए कहा है। ओजस ने आदि को चेयर से उठकर बाहर जाते देख उसको रोकते हुए कहा। बेचारा आदि। जहां अभी कुछ सेकंड पहले उसके चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दे रहे थे, वहीं अब रुद्र की पनिशमेंट सुनकर उसको 440 वोल्ट का झटका लगा और वो अपनी जगह पर ही धड़ाम से बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये देखकर ओजस का मन कर रहा था कि वो अपना सिर कहीं दीवार पर दे मारे। ये दोनों भाई मुझे छुट्टी वाले दिन भी चैन से जीने नहीं देते हैं। आज बड़ी मुश्किल से वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाला था, पर मेरे डेविल बॉस ने वो भी पूरा नहीं होने दिया। ओजस ने जमीन पर गिरे आदि की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहा। राठौर मेंशन। राठौर मेंशन। लंच टाइम में सभी ने एक साथ लंच किया। फिर दादाजी दादी जी अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। राजवीर के साथ स्टडी रूम में जाकर अपना काम करने लगा। परी और तेजस्विनी हाल में बैठकर टीवी देखने में मगन हो गए। टीवी पर एक पारिवारिक सीरियल आ रहा था जिसमें एक लड़की अपने गांव से भाग गई थी और शहर में आने पर एक अमीर आदमी ने उसे शादी कर ली। लड़की के घर वाले लड़की से बहुत नाराज़ थे। 1 साल बाद जब वो लड़की अपने पति के साथ अपने घर वालों से मिलने के लिए गई तो किसी ने उसे अंदर तक नहीं आने दिया। जब सब ने उस लड़की की गोद में उसका बच्चा देखा तो वो सभी अपना गुस्सा भूलकर उस लड़की को माफ़ कर दिए। सीरियल देखते समय पहले तो परी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, फिर बाद का सीन देखकर खुश हो गई। परी बहुत ही ध्यान से इस सीरियल को देख रही थी। इस सीरियल को देखते हुए उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। स्टडी रूम। रूथ सोफे पर बैठकर अपने लंबी लंबी गोरी उंगलियों को लैपटॉप पर जल्दी जल्दी कुछ टाइप कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई। उसने मोबाइल उठाकर देखा और इसमें फ्लैश हो रहा नंबर को देखकर तुरंत कॉल पिक किया। कॉल उठाते ही सामने वाले की बातों को सुनने लगा। जैसे जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा था, रूथ के चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। रूथ की आंखें लगभग गुस्से से लाल होती जा रही थी। वो जहाँ कहीं भी हो उसे उठा लो और अपने अड्डे पर ले जाओ, मैं शाम तक आता हूँ। रूथ ने गुस्से से दांत पीसते हुए सामने वाले आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, फिर बिना कुछ सुने कॉल कट कर दिया। इस वक्त रूथ के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि कोई भी उसे देखे तो डर जाए। रूथ इस समय शैतानों का राजा दिखाई दे रहा था। परी टीवी पर जो सीरियल देख रही थी उसे वो सीरियल बहुत पसंद आया और सीरियल देखते देखते उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। अचानक ही उसके मुंह से एक चीख निकली। क्या हुआ दी, आप इतना क्यों चीखी? परी के बगल में बैठी उसकी बहन तेजस्विनी ने उसे चीखते सुन पूछा। छोटी, मैं ना सीरियल देखने में इतना खो गई थी कि मैं गलती से चिप्स की जगह अपनी उंगली को मुंह में डाल उसे तेज से काट लिया।
परी ने तेजस्विनी की तरफ देख अपने मुंह का पाउट बनाते हुए उससे कहा, ओहो दीदी, आपकी ये आदत अभी भी नहीं छूटी। तेजस्विनी ने परी की तरफ देखकर उसके सिर को टैप करते हुए कहा, कोई नहीं दी, जीजू का प्यार आपकी इस आदत को जल्द ही सुधार देगा। तेजस्विनी ने परी को चिढ़ाते हुए आगे कहा, वैसे दी, मुझे तो अब जीजू के लिए डर लग रहा है। तेजस्विनी ने कुछ सोचते हुए परी से कहा, क्यों क्यों तू अपने जीजू के लिए क्यों डर रही है? परी ने अपने भौहें उचकाकर तेजस्विनी से पूछा, इस बात का डर कि कहीं आप किसी दिन जीजू को ना काट लें, या फिर आप जीजू को काट चुकी हैं। तेजस्विनी ने अपने गाल पर अपना एक हाथ रखकर परी की तरफ देखकर कहा, अरे कहाँ, मैंने उन्हें कभी नहीं काटा, उल्टा वही मुझे कई बार काटे हैं। परी ने मासूम सी शक्ल बनाकर तेजस्विनी से कहा। तेजस्विनी तो भौचक्की से परी को ही देखे जा रही थी। वहीं थोड़ी दूर पर सीढ़ियों से नीचे आ रहा रूथ परी की बातें सुन अपनी जगह पर ही रुक गया और उसके साथ में खड़ा राजवीर रूथ को देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था, जिस पर रूथ ने उसे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे हॉल से होते हुए बाहर जाने लगा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? ओ, मुझे ना आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। रूथ को जाता देख परी रूथ के सामने खड़े होकर बहुत ही प्यार से उससे बोली, हाँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। रूथ ने भी प्यार से परी की आंखों में देखते हुए उससे कहा, फिर उसके गाल को अपने एक हाथ से सहलाकर वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। रूथ अपनी रोल्स रॉयस लेकर मेंशन से निकल जाता है। इस वक्त रूथ खुद ड्राइव कर रहा था। उसकी कार स्पीड से रोड पर चल रही थी। इस समय रूथ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। वो बिल्कुल शांति से ड्राइव कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद रूथ जंगल के बीचों बीच अपने बनाए हुए प्लेस पर पहुंचा। वहां अंदर एक कमरे में एक लड़के को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया गया हुआ था। उस लड़के के शर्ट को उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। उस लड़के के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, क्योंकि 2 लोग उसकी खुली पीठ पर डंडे मारे जा रहे थे। तभी उस लड़के के कानों में एक डरावनी आवाज़ पड़ी, क्यों, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? अगर कोई कमी हो तो बेझिझक मुझे बताओ, मैं अपने मेहमानों की सेवा में कोई कमी नहीं रखता हूँ। रूथ ने उस कमरे में एंटर होते हुए उस लड़के की तरफ बिना देखे कहा। रूथ की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि लोगों की रूह तक कांप जाए। उस लड़के को अपने कानों में रूथ की आवाज़ जैसे गरम गरम शीशे को पिघला कर डाला हो, ऐसा उस लड़के को महसूस हो रहा था। कौन कौन हो तुम? उस लड़के ने डरते हुए अपनी कांपती हुई आवाज़ में रूथ से पूछा। वो लड़का उल्टा लटका हुआ था, इस कारण वो रूथ का चेहरा नहीं देख पा रहा था और रूथ भी उस लड़के की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। मैं वो हूँ जिसकी ज़िंदगी, जिसके रूह पर तूने अपनी गंदी नज़र डाली और फिर उसका किडनैप करवाने की कोशिश की। रूथ ने अपनी कड़क आवाज़ में उस लड़के से कहा। फिर रूथ ने अपने एक आदमी को अपनी काली गहरी आंखों से कुछ इशारा किया। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, याद आया, अखिलेश खन्ना, यही नाम है ना तुम्हारा? रूथ ने अपने सिर पर अपनी एक उंगली से टैप करते हुए सोचकर कहा। सुना है कॉलेज में बहुत फेमस हो, बहुत घमंड है तुम्हें अपने चेहरे पर, तो मैं आज इस घमंड को दूर कर देना चाहता हूँ। रूथ ने अखिलेश से अपनी सरकास्टिक स्माइल में कहा। वो लड़का रूथ के कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ गया था। अब उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। तभी वहाँ रूथ का एक आदमी, जिसे रूथ ने कुछ लाने का इशारा किया था, वहाँ आया। उसके हाथ में एक कपड़े का पैकेट था। उस पैकेट में बहुत सारे छोटे छोटे जंगली चूहे थे। रूथ ने अपने उस आदमी को देखकर फिर से कुछ इशारा किया। रूथ के इशारे तो समझ वो आदमी चूहे से भरे पैकेट को उस लड़के के मुंह के पास लेकर गया। चूहे से भरे पैकेट को देखकर अखिलेश डर से कांपने लगा। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे, अखिलेश डर से कांपते हुए बस इतना ही बोल पाया था कि रूथ का आदमी उस चूहे से भरे पैकेट को उसके मुंह पर बांध दिया। अखिलेश अब दर्द से छटपटाने लगा, पर किसी ने उस पर कोई भी तरस नहीं दिखाया। रूथ की डिक्शनरी में माफ़ी शब्द की कोई जगह ही नहीं है, मेरी डिक्शनरी में सिर्फ सजा है। रूथ ने अखिलेश को छटपटाते देख अपने मन ही मन में कहा। लगभग 15 मिनट बाद उस पैकेट को खोल देना और इस लड़के को जंगल में फेंकवा देना। रूथ ने वहाँ से जाते समय अपने एक आदमी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, फिर वहाँ से सीधे अपने मेंशन के लिए निकल गया। रात 8 बजे सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। रूथ भी मेंशन आ गया था तो वो भी सबके साथ वहाँ बैठा हुआ था।
दादी रूथ की तरफ इस तरह से देख रही थी मानो वो अपने किसी सवाल का जवाब मांग रही हूँ। तभी रूथ ने दादी की तरफ देखकर अपने आंखों से इस तरह से इशारा किया मानो अपने इस इशारे में वो बता रहा हो कि आपका कहा काम पूरा हो गया है। दादी रूथ के इशारे को समझ गई, फिर खुश होकर अपना डिनर करने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठा आदि ऐसे खाना खा रहा था मानो उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला हो। परी और तेजस्विनी तो उसे आंखें फाड़े देखे जा रही थी। आदि, ये किस तरह से खाना खा रहे हो तुम? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। दादाजी ने आदि के खाने के तरीके को देखकर उसे लगभग डांटते हुए कहा, दादाजी आप मुझे आज मत रोकिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आदि ने खाना को मुंह में डालते हुए जल्दी से बोला और वापस से खाना खाने लगा। क्या तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है आदि बेटा? दादी जी ने प्यार से आदि से पूछा। नहीं दादी, मैं बस दोपहर में 4 आलू के पराठे, 1 कटोरी गाजर का हलवा और शाम में सिर्फ 2 ब्रेड पकोड़े और 2 गिलास ऑरेंज जूस पिया है। आदि ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर दादी जी के पूछने पर उनसे कहा, फिर वापस से जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगा। और सुबह जो तुमने 1 कटोरा पोहा और 4 गुलाब जामुन खाए थे उसका क्या? राजवीर ने आदि की बात सुन तुरंत उससे कहा, राज भाई, अब आप मेरे खाने को नज़र लगाने लग गए। आप बहुत बदल गए हो। पहले आप हमेशा मेरा साइड लेते थे, आप भाई के साथ ज़्यादा मत रहा करो। आदि ने राजवीर की तरफ देखकर मुंह फुलाकर कहा। आदि की बात सुन रुत उसे घूर कर देखने लगा। और हाँ, वो जो सुबह मैंने खाया था वो तो बस थोड़ा सा नाश्ता था। उसके बदले आज भाई ने मुझसे ऑफिस में बहुत काम करवाए हैं। आदि ने रुत की शिकायत करते हुए सबसे कहा। अब दादी जी और दादाजी रूथ की तरफ घूर कर देखने लगे और वहीं आदि खाना खाते हुए अपने भाई की तरफ देखकर अपने दांत दिखा दिए। आदि ने रूथ की शिकायत सबसे करने लगा, जिससे दादी जी और दादाजी रूथ की तरफ घूर कर देखने लगे और वहीं आदि खाना खाते हुए अपने भाई की तरफ देखकर अपने दांत दिखा दिए। पूरे दिन ऑफिस के रेस्ट रूम में बेहोश होने का नाटक कर आराम करना एक बहुत थका देने वाला काम है। सही कहा ना मैंने? रूथ ने आदि की तरफ घूर कर देखते हुए उसे एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा। अभी तक जो लोग रूथ की तरफ घूर कर देख रहे थे अब सभी आदि की तरफ मुड़कर देखने लगे। आदि की तो अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रूथ की बात सुनकर वो जल्दी से अपने खाने से भरे प्लेट को उठाया और बिना किसी की तरफ देखे तुरंत वहाँ से अपने रूम की तरफ ऐसे भागा जैसे मानो उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो जो उसके खाने को छीनकर खुद खा जाएगा। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग आंखें फाड़े बस आदि को भागते हुए देखे जा रहे थे, सिर्फ रूथ को छोड़कर, क्योंकि उसके लिए यह सब नॉर्मल था। वो चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। कुछ देर बाद सभी ने रूथ की तरफ देखा तो वो चुपचाप डिनर कर रहा था, तो सब लोग भी चुपचाप अपना अपना डिनर करने लगे। डिनर फिनिश करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। राजवीर भी रूथ के घर ही रुकना चाहता था, पर राजवीर को उसके घर से अचानक फ़ोन आ गया। इस कारण उसे ना चाहते हुए भी अपने घर जाना पड़ा, वरना उसका प्लान तो कुछ और ही था। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि राजवीर का क्या प्लान रहा होगा। राजवीर के जाने की बात सुनकर ही तेजस्विनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर राजवीर और तेजस्विनी के बीच ऐसा क्या हुआ है जिस कारण तेजस्विनी राजवीर की सारी बातें चुपचाप मानती है। ये बात भी आप सबको जल्दी ही पता चलेगा। परी ने अपनी बहन तेजस्विनी को अपने बगल वाले रूम में रहने को कहा। परी का तो मन था कि वो आज अपनी बहन के साथ ही रहे और उससे ढेर सारी बातें करे, लेकिन उसे रूथ से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तो वो उसके साथ नहीं रुकी। कुछ देर अपनी बहन से बात कर अपने रूम में चली गई। परी जब रूम में आई तो रूथ वहाँ नहीं था। रूथ अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। परी ने जल्दी से अपने नाइट ड्रेस को अपने कबर्ड से लेकर सीधे वॉशरूम में चली गई। थोड़ी ही देर बाद परी वॉशरूम से सावन लेकर अपनी नाइट ड्रेस को पहने हुए बाहर आई और मिरर के सामने बैठकर अपने बाल बनाने लगी। इस वक्त परी के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अपने बाल तो बना रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। क्या करूं, क्या करूं, ये बात मुझे इनसे करनी चाहिए या नहीं? परी अपने बालों को ठीक कर रूम में इधर से उधर घूमते हुए खुद में कहा। अब आप लोग तो जानते ही हैं, जब परी किसी बात को लेकर परेशान होती है तो ऐसे ही रूम में इधर से उधर चक्कर काटती रहती है। आज भी परी ऐसे ही रूम में इधर से उधर घूमते हुए अपने नाखूनों को दांतों से कुरेदते हुए खुद में बोले जा रही थी। वो परी, तुझे उन्हें ये बात पूछना ही होगा, और ये पूछने पर ही तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। परी अपने सिर पर चपत लगाते हुए खुद में दोबारा बोली।
वो इसी तरह इधर से उधर घूमती रही और बार बार डोर की तरफ अपनी नजरें बनाई हुई थी। कुछ ही देर बाद रूम का डोर ओपन हुआ और रूथ अंदर रूम में आया। रूथ के आते ही परी दौड़कर रूथ के पास गई और तुरंत ही उसे गले लगा ली। परी के ऐसा करते ही रूथ तो चौंक गया। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि परी को अचानक क्या हो गया है। तभी परी तुरंत रूथ से दूर होकर जल्दी से डोर के पास जाकर उसे लॉक कर दिया। रूथ को परी का बिहेव थोड़ा अजीब लगा और वो कुछ नहीं बोला। फिर परी ने जल्दी से रूथ के हाथ को अपने हाथों में पकड़कर उसे बेड के पास ले आई और बेड पर बिठाकर खुद भी उसके बगल में बैठ गई। रूथ परी के एक एक एक्शन को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, पर खुद से कुछ नहीं कर रहा था। क्या करूं? कहाँ से शुरू करूं? कैसे शुरू करूं? परी रूथ की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में बोली, क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? रूथ ने परी के बार बार बदलते चेहरे को देखकर उससे पूछा। हाँ, पूछो। रूथ ने शांत भाव से परी से कहा, फिर टेबल पर पानी की बोतल को उठाकर उसे पीने लगा। ये बताइए, मुझे बेबी कब होगा? परी ने अपने पेट पर अपने एक हाथ को रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए रूथ से पूछा। रूथ जो कि अभी पानी पी रहा था, एक झटके में उसके मुंह का सारा पानी बाहर आ गया। अरे क्या हुआ? मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया जो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? परी ने रूथ के मुंह को नैपकिन से साफ करते हुए रूथ से कहा। सच में ये लड़की एक दिन मुझे ऐसे ही झटके देकर मार डालेगी। मुझे भी पूरी दुनिया में यही लड़की प्यार करने के लिए मिली। तुम्हारे दिमाग में आज बच्चे वाली बात कहाँ से आ गई? रूथ ने परी के बच्चा के बारे में पूछने पर उसकी तरफ अपनी छोटी आंखें करके पूछा। अरे ये कौन सा सवाल हुआ? सबको शादी के बाद बच्चा होता है, तो मैंने भी पूछ लिया कि मुझे कब होगा बच्चा। परी बच्चों जैसा मुंह बनाकर रूथ से बोली। वो सब आप मुझे ये बताइए कि मुझे कब होगा बच्चा। मेरी भी शादी हो गई है तो मुझे भी होना चाहिए बच्चा। परी ने रूथ के कुछ ना बताने पर दोबारा उससे पूछा। आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? कल सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है एंजल। चलो सोते हैं। रूथ ने एकदम से परी की बात को इग्नोर कर उसे सोने के लिए कहा। फिर परी के हाथ को पकड़कर अपने साथ बेड की तरफ ले जाने लगा। नहीं, आज मुझे पहले ये पता करना है कि मुझे बच्चा कब होगा। परी ने रुद्र से जिद करते हुए उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा। सिर्फ शादी कर लेने से बच्चा नहीं आता है। रूथ परी के जिद करने पर उसके गालों को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा। तो फिर कैसे आता है बच्चा? परी ने रूथ की आंखों में देखते हुए अपनी नीली आंखों को बार बार झपकाते हुए पूछा। रूथ कुछ नहीं बोला और चुपचाप बेड की तरफ चला गया। फिर बेड पर बैठकर अपना मोबाइल चलाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। हाँ, मुझे याद आया, मैंने टीवी में देखा कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में सोते हैं तो उनको बच्चा होता है। परी रूथ के कुछ ना बताने पर अपने मन ही मन में सोचा। परी ने रूथ की तरफ देखा जो चुपचाप अपना मोबाइल चला रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, फिर भी वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। परी ने कुछ देर तक खड़े होकर चुपचाप रूथ के चेहरे की तरफ देखती रही। फिर वो अपने कदम धीरे धीरे रूथ की तरफ बढ़ा दिए। वो रूथ के पास जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। रूथ को जब एहसास हुआ कि परी उसके सामने खड़ी है तो उसने अपनी नज़रें ऊपर कर परी के चेहरे की तरफ देखा। फिर उसकी तरफ अपनी आंखों से इशारा किया, मानो पूछ रहा हो, आप क्या हुआ? परी रूथ के इशारे को समझकर बिना कुछ बोले तुरंत रूथ की गोद में जाकर बैठ गई। रूथ की नज़रें परी के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो परी के चेहरे को देख उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा था। उसे परी को देखकर ये एहसास हो गया था कि परी के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। अभी वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही परी ने रूथ के गले में अपनी बाहें डाल कर तुरंत अपने सॉफ्ट ठंडे होठों को रूथ के सख्त गर्म होठों से जोड़ लिया। परी के ऐसा करते ही रूथ अपनी जगह जम सा गया। रूथ की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि रूथ को परी के ऐसा करने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वहीं परी रूथ के होठों को हल्का सा चूमकर दूर हट गई। रूथ अभी भी हैरानी से परी को ही देख रहा था। हाँ, अब मुझे बच्चा जरूर होगा। परी रूथ से दूर होकर खुशी से अपनी आंखें मटकाते हुए बोली। ये कहकर परी रूथ की गोद से उठकर जाने लगी तो रूथ तुरंत परी को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और अपने एक हाथ को परी की कमर में डाला और अपने दूसरे हाथ को परी के सिर के पीछे रखकर अपने करीब खींचकर उसके सुर्ख लाल होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत ही सॉफ्टली चूमने लगा। धीरे धीरे ये सॉफ्ट किस डीप और पैशनेट किस में बदल गया। रूथ अब परी के होठों को ऐसे चूस रहा था जैसे वो उसके होठों के रस को पूरा पी जाना चाह रहा हो। कुछ देर बाद परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तब रूथ को ना चाहते हुए भी परी के होठों को छोड़ना पड़ा। परी अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और रूथ की तरफ ना समझी से देख रही थी।
कुछ ही देर बाद रूथ खुद को नहीं रोक पाया और एक बार फिर से परी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रूथ किस करते हुए परी के होठों पर हल्का सा बाइट कर लिया, जिससे परी के मुंह से आह निकल गई, जिसका फायदा उठाकर रूथ अपनी जीभ को परी के मुंह में डाल दिया और उसकी जीभ परी की जीभ के साथ खेलने लगी। लगभग 10 मिनट बाद रूथ परी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आज़ाद किया। फिर रूथ परी के सिर से अपने सिर को जोड़ लिया। दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लगे। कुछ देर बाद रूथ परी के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा। परी का चेहरा इस वक्त हल्के गुस्से और शर्म के कारण लाल हो गए थे, जो कि रूथ को और भी प्यारे लग रहे थे। रूथ परी की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। वहीं परी की सांसें जब नॉर्मल हुई तो रूथ की तरफ अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखी और अपने हाथों का मुक्का बनाकर रूथ के सीने पर मारने लगी। रूथ को परी के नाजुक हाथों के मुक्के का कोई असर नहीं हो रहा था। आउच! पर जहाँ रूथ को मार रही थी वहाँ वो सहलाकर झूठे दर्द का नाटक करते हुए बोला, क्या हुआ? क्या आपको ज़्यादा चोट लग गई? परी परेशान होकर तुरंत रूथ से पूछी। हाँ, रूथ अभी भी दर्द का नाटक करते हुए परी से कहा। मैंने तो धीरे से मारा था आपको, दिखाइए मुझे कहाँ लग गई है। परी मासूम सी बच्चों जैसी सूरत बनाकर रूथ से बोली। फिर जहाँ रूथ सहला रहा था वहाँ पर देखने लगी। वहीं रूथ को परी का इस तरह उसका केयर करता देख उसे मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही उसे बहुत खुशी भी हो रही थी कि परी को खुद के लिए इतनी फिक्र करता देख। अब कैसा लग रहा है आपको? परी ने रूथ के सीने पर सहलाते हुए बहुत ही प्यार से उससे पूछा। इस वक्त रूथ को परी बहुत ही क्यूट लग रही थी। रूथ ने बिना कुछ बोले परी के होठों की तरफ देखा। उसका मन उसे फिर से किस करने को हुआ और वो बिना वक्त गवाए परी के सॉफ्ट होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। रूथ परी के होठों को चूम रहा था। कुछ देर बाद जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा तब जाकर रूथ को ना चाहते हुए भी उसे परी के होठों को छोड़ना पड़ा। रूथ के छोड़ते ही परी लंबी लंबी सांस लेने लगी तो रूथ परी को अपने सीने से लगा लिया। ये क्या था? आपने ऐसा क्यों किया? परी रूथ के सीने से अलग होते हुए हल्के नाराजगी से अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए उससे पूछा। तुम्हारे ये रसीले लाल होंठ ही मेरे लिए सबसे बड़ा मेडिसिन है। रूथ ने परी के होठों पर एक बार लाइट किस करके उसके आंखों में प्यार से देखते हुए एक हल्के स्माइल के साथ कहा। रूथ की बात सुनकर परी की आंखें हैरानी से फैल गईं। रूथ फिर परी को अपने बाहों में लेकर बेड पर लेट गया। चलो एंजल, अब सो जाओ। इससे पहले कि परी कुछ बोलती रूथ ने उसे सोने के लिए कहा और रूथ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। रूथ को सोता देख पहले परी ने अजीब अजीब से मुंह बनाए, फिर कुछ देर बाद वो भी सो गई। पागल लड़की, एक दिन ये मुझे मार ही डालेगी। जब परी कुछ देर तक बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया तो रूथ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और परी के सुंदर से चेहरे को अपने हाथों से टच करते हुए मुस्कुराकर कहा। फिर वो भी परी के चेहरे को देखते हुए कुछ देर बाद नींद के आगोश में चला गया। रूथ और परी दोनों ही सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, अपनी जिंदगी में आने वाले खतरे से अनजान। एक अंधेरे कमरे में बैठा एक शख्स अपने सामने दीवार पर लगी परी के खूबसूरत फोटो को देखते हुए अपने हाथ में लिए शराब की बोतल को अपने होठों से लगाकर उसे पिए जा रहा था। उसकी आंखों में पूरा नशा भरा हुआ था। बहुत जल्द बेबी डॉल तुम मेरी बाहों में होगी। अब और ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम सिर्फ मेरी हो, उस रूथ का तो मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। वो शख्स परी के फोटो को देखते हुए हल्के गुस्से से बोला, फिर कुछ सोचकर तेज तेज हंसने लगा। कुछ देर बाद वो शख्स अपने बगल के कमरे में गया जहाँ बेड पर एक सुंदर सी लड़की लेटी हुई थी। उस लड़की ने जब उस शख्स को देखा तो डर से थरथर कांपने लगी। वो शख्स उस लड़की के चेहरे पर डर के भाव को देखकर एक डेविल स्माइल दी। फिर वो शख्स उस लड़की के पास बेड पर गया और बिना समय गंवाए अपने कपड़े को निकाल कर नीचे फर्श पर फेंक कर तुरंत उस लड़की के कपड़े को फाड़ दिए। वो लड़की बार बार उस शख्स के सामने खुद को बचाने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। वो शख्स किसी जानवर की तरह उस लड़की पर टूट पड़ा। फिर उस कमरे में उस लड़की की सिसकियों और रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। अगली सुबह रोज की तरह आज भी रूथ की नींद सुबह 5 बजे खुल गई। उठते ही उसका ध्यान अपने बगल में आराम से सो रही परी की तरफ गया। वो एक बार प्यार से परी की तरफ देखा, फिर नीचे झुककर उसके माथे को चूमकर सीधे जिम के लिए चला गया। करीब 1.5 घंटे बाद वो जिम से वापस रूम में आया। परी अभी भी आराम से घोड़े गधे बेचकर बच्चों की तरह पिलो को अपने हाथों में लिए सो रही थी। रुद्र एक बार परी की तरफ देखा, फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। करीब आधे घंटे बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आया
और चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर परी के पास आकर उसे प्यार से उठाने लगा। उठ जाओ एंजल, वरना आज कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। रुद्र ने प्यार से परी के बालों को सहलाते हुए उसे उठाने के लिए उससे कहा। नहीं, प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। परी ने कुनमुनाते हुए नींद में ही कहा, फिर वापस से सो गई। एंजल, अगर अभी 3 तक गिनने तक तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठने भी नहीं दूंगा और तुम्हारे साथ मैं भी बेड पर आ जाऊंगा। उसके बाद जो भी होगा उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। रुद्र ने परी के कानों के पास जाकर बहुत ही सिलेक्टिव वॉइस में कहा। 1 2 जैसे ही 3 बोलने वाला था कि तभी परी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मैं उठ गई, प्लीज़ आप परेशान ना हो। परी तुरंत बेड से उठते हुए रुद्र से बोली और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। परी को इतनी स्पीड से उठकर जाते देख रुद्र को हंसी आ गई। गुड गर्ल, रुद्र ने हंसते हुए परी की तरफ देखकर कहा। फिर वो नीचे डाइनिंग टेबल पर चला गया। कुछ ही देर में सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तेजस्विनी भी सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद रुद्र परी के साथ और आदि तेजस्विनी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में रुद्र की कार कॉलेज के सामने रुकती है। अच्छा सुनो, अपना ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आदि या फिर मुझे कॉल करके ज़रूर बताना। रुद्र परी को कार से बाहर जाने से पहले उसे रोककर प्यार से उससे कहा। ठीक है। परी ने रुद्र की बात पर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा। और मेरी गुड बाय किस कहाँ है? तुम मुझे गुड बाय किस किए बिना ही चली जा रही हो? जाओ, अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अब जल्दी से मुझे मनाओ, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। रुद्र ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर परी से शिकायत करते हुए कहा। परी को रुद्र का ऐसे बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोलता देख उसे हंसी आ गई और वो तेज से हंसने लगी। रुद्र परी की हंसी में कहीं खोस आ गया। हंसते हुए परी और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ओह, आप ऐसे कितने क्यूट लग रहे हैं हब्बी। परी ने रुद्र की गाल को प्यार से अपने हाथों से खींचते हुए बोली, फिर जल्दी से रुद्र के गाल पर एक किस कर दिया। ये क्या था? ये ऐसे कौन गुड बाय किस अपने हब्बी को करता है? ये तो बेबी किस है। रुद्र ने अपने गाल को अपने एक हाथ से टच करके परी से शिकायत करते हुए कहा। तो फिर कैसे करते हैं गुड बाय किस? परी ने अपनी नीली आंखों को बड़ी करते हुए उससे बार बार मटकाकर रुद्र से पूछा। रुद्र ने तुरंत ही परी के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर उसे पैशनेट किस किया। परी रुद्र को ऐसा करने पर उसे घूर कर देखने लगी। ऐसा क्या घूर रही हो वाइफी? मैं तो बस तुम्हें कैसे गुड बाय किस अपने हब्बी को करते हैं ये सिखा रहा था। रुद्र ने मासूम सी शक्ल बनाकर परी को खुद को घूरता पाकर उससे कहा। आपने मेरी पूरी लिपस्टिक खराब कर खुद के होठों पर लगा ली है। अब मुझे वापस से लिपस्टिक लगानी होगी। परी ने रुद्र से शिकायत करते हुए उससे कहा। ये सुनते ही रुद्र ने एक बार फिर से परी के होठों को चूम लिया। अब तो परी को गुस्सा आ गया। वाइफी, तुम्हारे गुलाबी होठों पर अब भी कुछ लिपस्टिक लगे हुए थे, उसे भी मैंने अब मिटा दिया है। रुद्र ने परी के गुस्सा को शांत करने के लिए उससे कहा। परी अब गुस्से से रुद्र के सीने पर मारने लगी। वाइफी, वैसे तुम बिना लिपस्टिक के ज़्यादा सुंदर लगती हो। तुम्हारे गुलाबी होठों को लिपस्टिक की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र ने परी के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसे प्यार से कहा। परी रुद्र की बात सुनकर शर्म से पूरी लाल हो गई। परी को पूरी लाल होता देख रुद्र ने उसे पकड़कर मुस्कुराते हुए अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद परी रुद्र को बाय कहकर कार का डोर ओपन कर बाहर की तरफ भाग कर गई। उसका पूरा गाल अभी भी शर्म से लाल था। वो जल्दी से भागकर कॉलेज के गेट पर गई, जहाँ पर हमेशा की तरह सोनम खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। ओए होए, कोई इतना शर्म से लाल हुआ जा रहा है, क्या बात है? कार में लगता है अभी अभी बहुत कुछ हुआ है। सोनम ने परी के शर्म से लाल हुए गाल को देखकर उसे छेड़ते हुए उससे बोली। परी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे कर खड़ी रही। तभी वहाँ तेजस्विनी और आदि भी आ गए। क्या हुआ? क्या बातें हो रही है? किस बात पर इतना मुस्कुरा रही हो? तेजस्विनी वहाँ आकर सोनम को मुस्कुराता देख उससे पूछा। अरे यार कुछ नहीं, बस तुम्हारी दी के लाल चेहरे को देखकर उससे लाल होने का कारण उससे पूछा। सोनम परी के लाल हुए चेहरे की तरफ इशारा करते हुए तेजस्विनी से कहा। हाँ दी, आप इतनी लाल क्यों हो गई हैं? क्या बात है? जीजा जी ने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है क्या आपको? तेजस्विनी परी के चेहरे को ध्यान से देखती हुई मुस्कुराकर उससे पूछा। तुम लोग ये सब बातें छोड़ो और हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है, जल्दी क्लास में चलो। परी ने सबकी बातों को इग्नोर कर क्लास की तरफ जाते हुए सबसे कहा। सभी मुस्कुराते हुए परी के साथ क्लास की तरफ जाने लगे। सभी इस बात से अनजान थे कि कोई दूर से ही उनकी तरफ घूर कर देखे जा रहा है। कोई है
जो उन सब की एक एक एक्टिविटी पर अपनी नज़रें बनाए हुए है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।